हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग बेसिकली नेचुरल ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? प्लांट सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स होते हैं और मिनरल सोर्स होते हैं। तो इन चीज़ों इन सोर्सेज से जो भी ड्रग्स हमें मिलती हैं या उन्हीं की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, उस फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री एंड स्कोप के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से हम। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट में ये देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइन एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्रूड ड्रग्स की हम लोग सबसे पहले ये जान देते हैं कि क्रूड ड्रग्स की स्टडी करनी होती है फार्माकोग्नोसी के अंदर। तो कौन सी स्टडी करनी होती है? साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी। साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी जो कंपाइल करता है उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उनके केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में और उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से फ्री फॉर्म में मिल रहा है और जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल रहा है, उनकी कंप्लीट स्टडी फार्माकोग्नोसी के अंडर में हम पढ़ते हैं। तो इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, यानी कि क्रूड ड्रग्स का जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ उनकी हिस्ट्री, उनका मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उनका कलेक्शन और उनको किस तरीके से बनाएं कि वो मार्केट में हम उसको बेच सकें, है ना। तो ये सारी चीजों को जब हम कंपाइल करते हैं तो फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन बनता है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी डील्स विद द क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ठीक है, तो यानी कि क्रूड ड्रग्स की स्टडी ही फार्माकोग्नोसी कहलाती है। और क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। नेचुरल सोर्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें आप देख सकते हैं प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स और एनिमल सोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि फार्माकोग्नोसी जो ये वर्ड है वो सबसे पहले आया कहां से था। तो हम देख रहे हैं यहां पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम C.A. सेडलर है। इन्होंने 1815 में एक बुक दिया था जिसका नाम है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, तो ये जो फार्माकोग्नोस्टिका, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, इनकी जो बुक थी ना, यहीं से फार्माकोग्नोसी टर्म ओरिजिनेट हुआ था। यानी कि 1815 में C.A. सेडलर वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म का यूज किया था और वहीं से फार्माकोग्नोसी टर्म का इजाद हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं नेक्स्ट में कि फार्माकोग्नोसी किन किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? फार्माकॉन, और दूसरा क्या है? जिग्नोक्सो। तो फार्माकॉन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ड्रग होता है और गिग्नोस्को का मतलब होता है टू अक्वायर नॉलेज ऑफ। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इसका मतलब यही होता है कि किसी भी ड्रग के बारे में उसकी नॉलेज को अक्वायर करना, गैदर करना या कलेक्ट करना। यानी फॉर एग्जांपल नीम ले लो। अब नीम के बारे में पूरी जानकारी निकालना। नीम क्या है? हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है, सॉरी वो ट्री है। और लेकिन नीम में क्या है कि निम्बिन एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि एक्ट करता है एंटीबैक्टीरियल की तरह से। आपने सुना होगा कि एक बीमारी होती है जिसका नाम है चेचक, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग नीम का इस्तेमाल करते हैं कि उसको बॉइलिंग करके उसकी पानी से क्या करते हैं, जो भी वो घाव होते हैं बॉडी के ऊपर उसको साफ करते हैं। आखिर उस नीम के अंदर ऐसा क्या होता है जो हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो उसमें कुछ नहीं, ये निम्बिन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वही प्रेजेंट होता है जो एक्ट करता है एंटीबैक्टीरियल की तरह। अब एंटीबैक्टीरियल क्या होता है? वो बैक्टीरिया के ग्रो को या तो किल करेगा या तो बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर देगा। इसी वजह से चेचक में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो यानी कि अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई ना, ये क्या हो गया? उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में इसी तरीके से हम लोग आगे डिफरेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, है ना, उनकी बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उनका कॉमन नेम क्या है और उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है जो कि मेनली बॉडी पे वर्क करता है। ठीक है,
अच्छा, अब हम जब फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमें थ्रू आउट द बुक या थ्रू आउट द चैप्टर्स हमें मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ड्रग क्या होता है, फिर हम ये जानेंगे कि नेचुरल ड्रग क्या होता है, क्रूड ड्रग क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। हम इसे अभी इसलिए जान लेंगे क्योंकि जब बार बार आएगा आगे तो हमें इसको बार बार डिस्कस नहीं करना होगा, तो इसे हम अभी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ड्रग एक दवाई होती है या एक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर उसको रोकथाम करने के लिए या फिर उसको डायग्नोस करने के लिए, मतलब जांचने के लिए कि यह बीमारी किस कारण से हुई है। ठीक है, तो ये आपने एक चीज नोटिस किया होगा, केमिकल सब्सटेंस। ड्रग क्या है? केमिकल सब्सटेंस, है ना। तो केमिकल सब्सटेंस है ये। अगर बॉडी में हम कोई भी चीज बाहर से केमिकल देंगे तो हम ये अज्यूम करते हैं, मतलब ये हम चाहते हैं कि हमारे हमें क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन जब कोई भी केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी ले आता है। लेकिन जो हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग बेसिकली उन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नेचर से मिलता है। नेचर मतलब प्रकृति जो हमें दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है और वो किससे मिलता है? हमें नेचुरल सोर्सेज से। जैसा कि मैंने अभी बताया, नेचुरल सोर्सेज या तो प्लांट से मिल सकता है, या तो एनिमल किंगडम से मिल सकता है, या तो मिनरल सोर्सेज से मिल सकता है। ठीक है, तो इनकी एक प्लस पॉइंट ये है कि केमिकल सब्सटेंस की नेगेटिव इंपैक्ट भी होती है, साथ साथ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है। कहने का मतलब ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है और उतना ही हानिकारक भी होता है। लेकिन हर्बल मेडिसिन की हम बात करें या फिर हम नेचुरल ड्रग्स की बात करें तो उसमें उनका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव इंपैक्ट। समझ रहे हैं? तो हम अब जानते हैं कि नेचुरल ड्रग्स क्या होती हैं। A natural drug is a substance obtained directly from natural sources such as plant, animal, minerals that possess therapeutic properties। यानी कि नेचुरल ड्रग वह चीज होती है या वह सब्सटेंस होता है जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है और वह पॉजेस करता है थेरापेटिक प्रॉपर्टीज को। पॉजेस मतलब रखता है, उसके पास एक क्वालिटी होती है, उसके पास कुछ होता है। पॉजेस मतलब रखना होता है। अब ये क्या रखना होता है? थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज ये होता है कि थेरापेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल हो सकता है, किस तरीके से वो ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीमारी आती है तो वो उसकी कोई ना कोई थेरापेटिक वैल्यू होगी या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी नेचुरल ड्रग्स की। ठीक है, बाकी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे आगे के चैप्टर्स में कि थेरापेटिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ड्रग्स की। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि हमारा क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग क्या होता है? अ क्रूड ड्रग इज अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस आइदर in its unprocessed form or subjected only to basic processing such as drying or grinding which is used for the medicinal purpose। क्रूड ड्रग भी हमारा सिमिलर नेचुरल ड्रग के होता है। ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है जो हमें नेचर से मिलता है, चाहे वो प्लांट सोर्स से मिलता हो, चाहे वो एनिमल सोर्स से मिलता हो, चाहे वो मिनरल सोर्स से मिलता हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक थेरापेटिक वैल्यू होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसको हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं या तो रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे या फिर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडिंग या फिर ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। मान लीजिए नीम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि नीम को है चिकन पॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है। चिकन पॉक्स मतलब चेचक में इस्तेमाल किया जाता है। तो नीम की पत्ती लेके डायरेक्ट नहीं लगाते हैं ना, बॉडी पे अप्लाई नहीं करते डायरेक्ट। उसके लिए हम उसे क्या करते हैं? उसको बॉईल करेंगे, पानी में ऐड करेंगे, है ना, उसको बॉईल करेंगे। उसके बाद उसको छानने के बाद जो उसकी पानी होती है उससे सफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को थोड़ा सा हम लोग क्या किया? प्रोसेसिंग किया,
है ना, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसका इस्तेमाल किया, ठीक है, तो वहां पे वो किस तरीके से एक्ट करेगा, एंटी बैक्टीरियल के तरीके से एक्ट करेगा। यानी कि वो एक क्या था, हमारा क्रूड ड्रग था, लेकिन हमें उसे इस्तेमाल करना था, तो हमें उसे एक प्रोसेसिंग के थ्रू गुजारना पड़ा उसको इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। तो ये हमारा क्रूड ड्रग हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्रूड ड्रग्स डिराइव फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल दैट रिटेन देयर सेलुलर स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन कलेक्टेड। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होता है वह भी हमारा एक क्रूड ड्रग ही होता है, लेकिन वह किससे मिलता है हमें, प्लांट के पार्ट से या फिर किसी भी एनिमल के पार्ट से। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम उसे कलेक्ट करेंगे ना यूज़ करने के लिए या किसी भी पर्पज से, है ना, उसे जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होगा या उसकी जो बनावट, एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसकी बनावट कैसी है, वो उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी। चाहे हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करें तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें, जो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा, है ना, वो सब हमें अपीयरेंस होगा, तो वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा। फॉर एग्जांपल लीव्स को ले लो। अच्छा, ये कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, लीव्स के ये हमारे जो है लिव्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्टेम के फॉर्म में हो सकते हैं, रूट्स के फॉर्म में हो सकते हैं और फ्लावर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये सारी चीजें क्या है, ये प्लांट के पार्ट्स हैं। लीव क्या है, पत्ता, है ना, स्टेम क्या है, उसकी तने, तो ये सारी क्या होगी, ये प्लांट्स की पार्ट है जो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम डिजिटलिस को देख ले तो ये क्या है, डिजिटलिस का हम लोग पत्ता इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, हार्ट कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता क्या है। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर क्रूड ड्रग दैट डू नॉट हैव एनी सेलुलर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो यहीं से हमें बेसिक डिफरेंस मालूम चल जाता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में अगर हम बात कर रहे थे तो वहां पे उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर रिमेन कर रही थी, मतलब बनी रह रही थी। लेकिन यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है कि इसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उसी तरीके से प्लांट्स में, एनिमल्स में भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं। तो उस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो भी सिक्रीशन हो या फिर जो भी एक्सट्रैक्ट उनसे निकल रहा है ना, उससे जो ड्रग हम मिलता है हमें, उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर क्रूड ड्रग दैट डू नॉट हैव एनी सेलुलर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल प्रोसेस सच एज सिक्रीशन या फिर एक्सट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अकेसिया गम, गम्स की अगर हम बात करें तो आपने नीम का पेड़ देखा होगा। नीम के पेड़ पे हम लोगों ने क्या देखा होगा कि एक उस पर रेड रेड कलर का एक गम सा सिक्रीशन होता है पेड़ पे, है ना। तो वही जो गम होता है वो क्या है, वो प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है, प्लांट में जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है उसका बाई प्रोडक्ट है वो। तो वो क्या हो गया कि हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आता है। और वही गम किस तरीके से यूज की जाती है, एज अ इमल्सीफायर, है ना। आपने सोटिक्स में इमल्सीफायर के बारे में पढ़ा होगा, तो आप वहां पे बेटर समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसे हम आगे आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 5 जो आएगा ड्रग्स के बारे में आएगा, फार्माकोग्नोसी के, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स पढ़नी है कि आपको कैंसर के लिए कौन सी ड्रग है, मलेरिया के लिए कौन सी ड्रग है, लग्जेटिव्स क्या होते हैं, परगेटिव्स क्या होते हैं, है ना। ये सारी क्या है जो मैंने भी नाम लिया ना, ये सारी कैटेगरी है ना। अब इस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, तो अब हम उस डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स की हमें स्टडी करनी होती है। जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी जो होती है वो क्रूड ड्रग की स्टडी होती है, कंप्लीट स्टडी, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग, अभी मैं बार बार नाम ले रहा हूँ नीम का, तो अगर हमें नीम की ही स्टडी करनी है तो उसकी कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करनी होगी या कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जो जो हमें फॉलो करनी होगी कि उसकी कंप्लीट स्टडी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्टिंग करी हुई है। जैसे फर्स्ट वन है कॉमन नेम, फिर उसके बाद आता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स और बोटेनिकल सोर्स, और उसके बाद है फैमिली, जियोग्राफिकल सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर उसको हम एक और नाम से जानते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर आता है थेरापेटिक एप्लीकेशन एंड एडल्ट्रेशन।
ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये की पॉइंट्स है किसी भी ड्रग्स की स्टडी करने के लिए। तो हम लोग जब चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे तो इनके किसी भी एक ड्रग के बारे में ये सारी स्टडी करेंगे। तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम करते क्या क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम से। कॉमन नेम क्या कहता है? द पॉपुलर और लोकल नेम यूज टू रिफर मेडिसिनल प्लांट और ड्रग्स, है ना। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं ना, उनको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एलोवेरा ले लो, एलोवेरा को लोग एलोवेरा, जैसे बोटेनिकल नाम उसका होता है एलोवेरा लिन, ठीक है। अब नॉर्मल लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं कि एलोए है, एलोए या फिर एलोवेरा। तो ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, बोटेनिकल नाम उसका कुछ और है लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ और है। तो ये कॉमन नेम क्या होती है ये भी जानना हमें बहुत जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या कह रहा है? द स्पेसिफिक प्लांट, एनिमल और मिनरल फ्रॉम विच अ ड्रग इज डिराइव्ड। बायोलॉजिकल सोर्स बेसिकली हमें यह बताता है कि कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिनल प्लांट से मिला हुआ ड्रग, चाहे मिनरल से मिला हुआ ड्रग, चाहे एनिमल किंगडम से मिला हुआ ड्रग, कि उसका सोर्स क्या है। जैसे कि मैंने 3 सोर्सेस बताए, प्लांट है, एनिमल है, मिनरल है। तो ये सोर्सेज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसी बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो ड्रग हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीम, ये प्लांट से है, सोर्स से है, या एनिमल सोर्स से है, या मिनरल सोर्स से है, ठीक है। दूसरा क्या है? फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैमिली है। फैमिली से हमें यह पता चल जाता है कि वो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है वो पर्टिकुलर हर्बल ड्रग। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स जानने की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम ये जान सके कि कौन सा क्लाइमेटिक एरिया होता है या कौन सा ऐसा देश है जहां पे उसकी उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। फिर आता है कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, ठीक है। कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, ये तीनों थोड़ा सा हम समझ लेते क्या होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं हर्बल ड्रग की या फार्माकोग्नोसी की, तो कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कैसे करता है? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को सीधे सिंपल लैंग्वेज में खेती कह लीजिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की खेती करना, है ना। तो कल्टीवेशन का मतलब यही हो गया कि उसके कोई भी मेडिसिनल ड्रग है तो उसको उगाने के लिए कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल होता है ना। कौन कौन सी क्लाइमेट का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए कि उस कंडीशन में वो अच्छा ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जांपल गेहूं का ले लो, तो गेहूं के बारे में लोग खेती करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, फिर कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है, कितना उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? ताकि जो एंड प्रोडक्ट है हमारा वो अच्छा बन सके। वैसे ही जब हम मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है ताकि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो अच्छा बन सके। अब अच्छा बनेगा तो हमारा क्या फ़ायदा होगा? उसमें जो भी उसके मेडिसिनल वैल्यू है या थेरापेटिक इफेक्ट है ना उसकी, वो इनकी ही कल्टीवेशन पे ही डिपेंड करता है कि अगर हमारा कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन अच्छा रहा तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी अच्छी आएगी। अदरवाइज अगर वो पहले से डिटोरिएट होकर चल रहा है तो अल्टीमेटली हमें एफिकेसी रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो कल्टीवेशन का हमें बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा आता है कलेक्शन। सपोज कर लो आपने किसी भी मेडिसिनल प्लांट की खेती कर ली, कल्टीवेट कर लिया, उसको उगा लिया, लेकिन कलेक्शन करने में, है ना, यानी कि उसको जब हम कलेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या आप उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तीसरा आता है प्रिपरेशन। अब आपने क्या कर लिया, किसी भी चीज़ को या हर्बल प्लांट जो आपने उगाया है उसको आपने उगा लिया, कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन अब एज इट इज़ उस फॉर्म में तो हम उसे नहीं बेच सकते। यानी क्रूड ड्रग क्या था, आपने उगा लिया, क्रूड ड्रग को आपने कलेक्ट कर लिया, अब उसी क्रूड ड्रग को हमें मार्केट में बेचना है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एलोवेरा के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। एलोवेरा हमारे लिए देखिए, एक तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि फेस पे लगाते हैं कि टैनिंग वैनिंग हटाने के लिए, और थोड़ा सा फेस क्लीन करने के लिए लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एलोवेरा को तोड़ते हैं, उसकी जेल को निकालते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा मार्केट में इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं आती है? बहुत सारी प्रिपरेशन आपको मार्केट में आती है जिसमें एलोवेरा प्रेजेंट होता है। एलोवेरा क्रीम कह लीजिए, एलोवेरा जेल कह लीजिए। तो ये क्या है? ये प्रिपरेशन है। यानी कि
जो मार्केट में अवेलेबल है उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग का मेडिकेटेड फॉर्म, यानी कि हमें अप्लाई करने में या यूज करने में इजी हो या हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन वो चीज हो गया कि किसी भी क्रूड ड्रग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो पेशेंट उसको या कोई भी इंसान उसको इजीली इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग, द फिजिकल फीचर लाइक साइज, शेप, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, टेक्सचर ऑफ ड्रग, है ना। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कोई भी ड्रग आप अपने हाथ में लीजिए, फॉर एग्जांपल नीम को लीजिए हाथ में, और आपको उसको देखने के बाद जो जो चीजें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे? आप उसकी साइज बता सकते हो, आप उसका शेप बता सकते हो, आप उसका कलर देख के बता सकते हो, आप उसका टेस्ट उसको अपने टेस्ट बड से टेस्ट करके बता सकते हो कि कौन सा टेस्ट का है ना, उसका टेक्सचर आप टच करके बता सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिल रही है? उसके फिजिकल अपीयरेंस से, यानी कि उसका जो फिजिकल फीचर है उससे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जा रही है। तो वो किसके अंडर में आता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। या तो हम मॉर्फोलॉजी कह लें या फिर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि डिस्कस अबाउट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द क्रूड ड्रग, या फिर वो सीधे बोल देगा मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग। तो इन दोनों का सेम ही मतलब होता है कि वो फिजिकल फीचर के बारे में पूछ रहा है, तो हमें आंसर यही करना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है, बस नाम अलग अलग है। तो अब हम नेक्स्ट पर आते हैं जो कि हमारा माइक्रोस्कोपिक है। अभी हमने मॉर्फोलॉजी में बात करा कि हम लोग उसको फिजिकली देख करके ये पहचान सके कि उसका कलर क्या है, शेप क्या है, ऑर्डर क्या है ना। अब हम जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि माइक्रोस्कोपिक टर्म यूज हुआ है। माइक्रोस्कोप यानी कि वह कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रग की वह कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका हमें एग्जामिनेशन करने के लिए या पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़े? माइक्रोस्कोप का। यानी कि क्रूड ड्रग का अगर हमें सेल का आइडेंटिफिकेशन करना हो, वो कितना सेल कंटेंट रख रहा है ना, उसकी स्ट्रक्चर्स, टिश्यू स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि क्रूड ड्रग की वह स्टडी जिसको करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। और कौन सी स्टडी करते हैं उसमें? सेलुलर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड, मतलब क्रूड ड्रग का सेलुलर और टिश्यू स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये बहुत मेजर रोल है इसका भी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मैंने बात करी कि नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, अब ऐसा उसके पास क्या चीज होती है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रही है, ठीक है, या वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है? सोचने वाली बात है। तो उसके अंदर एक नीम के अंदर ये निम्बिन पाया जाता है। सीसी स्टैंड फॉर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसी का शॉर्ट फॉर्म है निम्बिन। निम्बिन ही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। अब एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या होता है? जो बैक्टीरिया को या तो किल करेगा या तो उसके बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, तो जो निम्बिन है वो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। किसका? नीम का, जो हमारे बॉडी पे जाकर के बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। और जो कंपाउंड्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोएक्टिव कंपाउंड। तो यहां पे क्या बोला है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, द बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट्स कह लो, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कह लो। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि हमारे बॉडी है, जैसा आप अभी अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे होंगे एचएपी में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, कि
बॉडी के पार्ट्स, बॉडी क्या होता है, बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो आप उसमें ये देख रहे हो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो मेन हमारा ऑर्गन है वो हार्ट है, और हार्ट का काम क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ब्लड को पंप करना, ये सारे उसकी फंक्शंस हैं। तो ये क्या हो गया कि उनका फंक्शन है। वैसे ही ड्रग का फार्माकोलॉजिकल फंक्शन होता है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है जो बॉडी पे जाए और सिमिलर टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इफेक्ट प्रोड्यूस करे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हार्ट से रिलेटेड कोई दवाई ले रहे हैं तो जो हमारा हार्ट का नॉर्मल फंक्शन है उसी से रिलेटेड ही उस दवाई का एक्शन होना चाहिए, यानी कि सिमिलर टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी ड्रग की जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी वो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के एक मतलब बराबर में होना चाहिए या उन्हीं के तरह होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि हम जो ड्रग ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थेरापेटिक एप्लीकेशन। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग। जैसे अभी मैंने नीम के बारे में बताया कि नीम जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, तो ये एक्टिविटी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। मतलब थेरापेटिक एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, उसके फर्दर टेस्टिंग करते हैं, ये सब चेक करते हैं कि भाई इसमें कौन सी केमिकल है और वो केमिकल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फर्दर उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन इज द एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स एक वर्ड है जो निकल कर आया है एडल्ट्रेशन प्रोसेस से। तो एडल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मिलावट करने की प्रक्रिया, यानी किसी भी क्रूड ड्रग में मिलावट करना, और मिलावट करना इस तरीके से कि वो पकड़ा ना जा सके। कहने का मतलब ये है कि एडल्ट्रेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ओरिजिनल ड्रग की तरह दिखते हैं और उसमें मिला दे, और आप ये फिजिकल फॉर्म में अगर वो अवेलेबल हो तो आप उसे देख के पहचान ना सके कि इसमें एडल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है। एडल्ट्रेशन प्रोसेस मतलब उसमें मिलावट हुई है, यानी कि मिलावट की प्रक्रिया में जो सब्सटेंस या जो चीज हम उसमें ऐड करते हैं उसी को हम लोग एडल्ट्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग फर्दर ड्रग्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, कितने तरीके से की जाती है, कौन कौन से एडल्ट्रेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल की जाती है एडल्ट्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना, इसकी जर्नी कैसी कैसी रही पिछले समय में, और आज के समय में ये कहाँ पर है और आगे क्या क्या कर सकती है। यानी कि कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोग्नोसी इज नोन एज हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब फार्माकोग्नोसी के पिछले समय में क्या क्या उसके ऊपर कार्य हो चुका है, या क्या क्या ये आइडेंटिफिकेशन किसी भी ड्रग का हो चुका है फार्माकोग्नोसी में, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री हम देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या कह रहा है कि फार्माकोग्नोसी इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ ऑल साइंस। मतलब फार्माकोग्नोसी को क्या कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल साइंस। आपने देखा होगा कि सिंथेटिक ड्रग्स का मतलब एलोपैथिक से अगर मैं एग्जांपल दूं कि बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल ले लीजिए आप। तो पैरासीटामोल क्या है, आपको मार्केट में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल क्यों की जाती है, उसमें 3 तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। इसको इस सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एनसेड्स की कैटेगरी में ये आता है। तो ये क्या है, एक केमिकल है जिसको खाने से इंसान का बुखार ठीक होता है, यानी कि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन होता है, दर्द ठीक होता है, यानी कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि पेन रिसेप्टर को जा करके क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, या फिर पेन मतलब पेन रिलीवर कह लो एक तरीके से। ठीक है, और इन्फ्लामेशन में भी ये हेल्प करता है कॉक्स इनिबिशन को करके। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या था कि एक केमिकल था, ठीक है, लेकिन ये केमिकल हमेशा से तो प्रेजेंट नहीं था, कभी ना कभी इसकी खोज की गई होगी। लेकिन पुराने समय में
मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल थे जो कि हमें प्रकृति से मिलता है, तो उन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके पुराने समय में वैद्य होते हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन पुराने समय में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। और अब क्या है, आज के डेट में इनकी वैल्यू अब बढ़ रही है, क्योंकि सिंथेटिक्स दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना बढ़ चुका है कि लोग इससे परेशान हैं और लोग हर्बल की तरफ जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं, है ना, ताकि साइड इफेक्ट को मास्क कर सकें, मतलब हटा सकें, सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही अपने बॉडी को हम दे सकें। और ये सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो है मेडिसिनल प्लांट या फिर नेचुरल सोर्स से मिला हुआ ड्रग। तो यही रीजन है कि फार्माकोग्नोसी इज रिगार्डेड, मतलब इसको रिगार्ड किया गया है मदर ऑफ ऑल साइंसेस, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से आता चला आ रहा है, क्योंकि प्रकृति के आने के बाद हम आए हैं, यानी कि मेडिसिन पहले से अवेलेबल थी और उसी का इस्तेमाल करके लोग पहले ठीक हुआ करते थे। फिर बाद में सिंथेटिक चीजें आई, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आने लगे बॉडी पे, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आने लगे बॉडी पे। तो हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं आज के डेट में, मेडिसिनल हर्बल के साइड फिर से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। सही बात है, जैसा मैंने भी डिस्कस किया कि हम लोग पहले मेडिसिनल चीज़ों का हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, प्रकृति से मिला हुआ चीज़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद लाइफ को एडवांस बनाने के चक्कर में हमने क्या किया, सिंथेटिक चीज़ों पर आए। यानी हमें क्या चाहिए होता है, हम बहुत इच्छुक होते हैं कि हमें तुरंत एक्टिविटी चाहिए, अभी खाया नहीं कि काम हो जाए, अभी मेडिसिन लिया नहीं कि ठीक हो जाए, है ना। तो वो क्या कर सकती हैं, अगर जैसे सिंथेटिक चीज़ें हैं, आपने पैरासीटामोल लिया, आपको 15 से 20 मिनट में आपको इफेक्ट मालूम चल जाएगा, आपका पेन जो पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, यानी कि 15 से 20 सेकंड में, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आपको एक्टिविटी बहुत जल्दी शो कर रही है तो साथ ही साथ वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेकर के आएगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप अगर सिंथेटिक चीज़ें ले रहे हैं तो वो बॉडी पे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखाए, वो उसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाता है और इसके साथ साथ बॉडी के अलग ऑर्गन्स को भी वो इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में या नेचुरल सोर्स से मिले हुए ड्रग्स के बारे में या सिंपल लैंग्वेज में बोले क्रूड ड्रग्स के बारे में, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। होती हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स, लेकिन एज कंपेयर सिंथेटिक बहुत कम होती हैं। इस वजह से ही इसको बोला जाता है कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी रिप्रेजेंट क्या करता है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन इंडिया नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज वेरी ओल्ड एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। और इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, इन्हीं दोनों की हेल्प से आयुर्वेदा का डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखते हैं, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज वेरी ओल्ड एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद, है ना। मतलब मेडिसिनल प्लांट का जो नॉलेज है ना वो बहुत पहले समय से चला आ रहा है, और जो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब जो उनका थेरापेटिक इफेक्ट या थेरापेटिक वैल्यू या थेरापेटिक एप्लीकेशन कह लो या थेरापेटिक यूज कह लो, है ना, ये सारी चीजें डिस्क्राइब की हुई हैं बहुत पहले से, मतलब हमें यूज में आ रहा है। और वो किस में डिस्क्राइब की गई हैं, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। इन्हीं दोनों से क्या हुआ है कि आयुर्वेदा का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा क्या इंक्लूड करता है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। आयुर्वेदा दो चीजों पे काम करता है, क्या, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। और ये जो चरक संहिता है ये किससे डील करता है, प्लांट से डील करता है, और सुश्रुत संहिता किससे डील करता है, सर्जरी से डील करता है, ठीक है। तो चरक संहिता बेसिकली क्या था कि प्लांट के ऊपर जितने भी स्टडी है उस पे डील करता है, और सुश्रुत संहिता पर किस पे डील करता है, सर्जरी से रिलेटेड की सारी चीजें डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। 460 से 370 यानी 460 से 370 बीसी तक में एक हमारे हिप्पोक्रेट्स वैज्ञानिक थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन के जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता है। फिर देखते हैं एरिस्टोटल, ये क्या थे, एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे, किसमें 384 से 322 बीसी में। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल किंगडम के ऊपर स्टडी किया था, ठीक है। इन्होंने एनिमल किंगडम के ऊपर स्टडी किया था, किसने किया था, एरिस्टोटल एक वैज्ञानिक थे, या सॉरी एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे जिन्होंने एनिमल किंगडम के ऊपर स्टडी किया था। फिर उसके बाद आते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे, ये जो एरिस्टोटल हैं इन्हीं के स्टूडेंट थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने
प्लांट किंगडम के ऊपर स्टडी किया था और डेटा प्रोवाइड किया था, ठीक है। थियोफ्रेस्टस जो थे 380 से 287 बीसी तक में इन्होंने प्लांट किंगडम के ऊपर सारा डेटा हमें दिया था, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट से। तो यहां पे एक देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि बेथम एंड हुकर साइंटिस्ट ने क्या किया था। ये बेथम एंड हुकर जो थे हमारे ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। 1862 में दो बेथम एंड हुकर ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या डेवलप किया था, प्लांट के क्लासिफिकेशन को। प्लांट का क्लासिफिकेशन होने से हमें फायदा ये होता है कि हम प्लांट को क्लासीफाई कर पाते हैं कि वो किस क्लास का है या किस कैटेगरी का है ना, वो कौन कौन सी थेरापेटिक वैल्यूज रखते हैं या फिर क्या, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि प्लांट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैटेगरी वाइज में, ठीक है। तो इन्होंने इसको किसने बताया था, बेथम एंड हुकर्स ने सन 1862 में, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं डियोस्कोराइड्स के बारे में, जो कि एक ग्रीक फिजिशियन थे, किसमें 78 एडी में, जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि मेडिसिनल प्लांट का क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकता है। एक्चुअली डियोस्कोराइड्स ने एक अपना असाइनमेंट कह लीजिए या सेमिनार वर्क कह लीजिए जिसका नाम था डी मैटेरिया मेडिको, ठीक है। डियोस्कोराइड्स ने जो एक ग्रीक फिजिशियन थे 78 एडी में, उन्होंने एक अपना एक वर्क दिया था, सेमिनार वर्क दिया था जिसका नाम था डी मैटेरिया मेडिको, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया था कि मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट अब आते हैं उनके बारे में जानते हैं। प्लिनी के बारे में, प्लिनी कब से कब तक में है, 23 से 70 एडी तक में, जिन्होंने क्या किया था 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल क्रूड ड्रग्स के बारे में लिखा था। इन्होंने क्रूड ड्रग्स का 37 वॉल्यूम रोट किया था, किसमें मतलब लिखा था, कौन से ईयर कौन से में, 23 से 70 एडी में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ले मेरी, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड एंड अल्कोहल टू बी यूज्ड एज बेस्ट सॉल्वेंट। तो यहां पे हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि नीम में निम्बिन पाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए। तो ये निम्बिन हम नीम से अलग कैसे करेंगे, यानी ये क्या हो गया, निम्बिन क्या हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब अगर हमें इसको इस्तेमाल करना है तो हमें इसका प्रिपरेशन करना होगा मार्केट में ले जाने के लिए। तो ये प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, निम्बिन चाहिए होगा, ठीक है। हालांकि और भी उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल निम्बिन का लेके चल रहा हूं। तो निम्बिन जो है अब हमें क्या करना है, उस नीम की पत्ते से निकालना है, ठीक है। तो किस प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट आउट, मतलब किसी भी जगह से उसको निकालना, किसी भी चीज को किसी भी जगह से निकालना, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आउट करना, बाहर निकालना, यानी निम्बिन को नीम के पत्ते से बाहर निकालना, फिर उस निम्बिन को इस्तेमाल करना एज ए एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सट्रैक्शन मेथड कहलाती है। और इसके साथ साथ ले मेरी ने यह भी बताया कि अल्कोहल जो होता है वो बेस्ट सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ले मेरी ने हमें एक्सट्रैक्शन मेथड के इंपॉर्टेंस के साथ साथ हमें यह भी रिपोर्ट किया कि जो अल्कोहल होता है वो बेस्ट सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेरोसिन ने क्या किया था 1803 में, मतलब 1803 में डेरोसिन ने हमें एक्सट्रैक्ट आउट करके दिखाया था एल्कोलॉइड्स नार्कोटिन। किससे, नार्कोटिन को किससे आइसोलेट किया था, ओपियम से। जैसा भी मैंने बताया कि नीम से निम्बिन को बाहर निकालना, यानी नीम से निम्बिन को एक्सट्रैक्ट आउट करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। वैसे ही डेरोसिन वैज्ञानिक थे जो 1803 में क्या बताया उन्होंने, ये एक्सट्रैक्ट करके बताया उन्होंने नार्कोटिन को ओपियम से। यानी नार्कोटिन क्या है, एक एल्कोलॉइड होता है जो किसमें मिलता है, ओपियम में मिलता है। यानी ओपियम से नार्कोटिन को एक्सट्रैक्ट आउट करके 1803 में डेरोसिन ने बताया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सर ट्यूनर के बारे में। 1806 में क्या बताया था सर ट्यूनर ने, इन्होंने आइसोलेट किया था मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम पॉपी।
जैसे निम्बिन को नीम से बाहर निकाला, वैसे ही मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया ओपियम पॉपी से। और मैं बताऊं यहां पे आपको कि यही जो मॉर्फिन है इसको फर्स्ट एल्कलॉइड भी कहा जाता है, मतलब सबसे पहला एल्कलॉइड जो आइसोलेट किया गया था वो इसको मॉर्फिन को ही फर्स्ट एल्कलॉइड के नाम से जाना जाता है। और हम बाद में उसके आगे जो इतने भी डिस्कवरीज हुई, स्टडीज हुई है ना, वो सारे देखते हैं, डिटेल में देखेंगे बाकी आगे। अभी हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ड्यूरिंग द पीरियड वर आइसोलेशन ऑफ निकोटीन फ्रॉम टोबैको। मतलब इसी समय, मतलब इसी टाइम पे के आगे हम क्या डिस्कवरी हुआ कि निकोटीन को आइसोलेट किया गया या एक्सट्रैक्ट आउट किया गया, किससे? टोबैको से। निकोटीन को टोबैको से आइसोलेट किया गया, किसके थ्रू? साइंटिस्ट रेमन थे, उन्होंने निकोटीन एक्सट्रैक्ट आउट किया टोबैको से। और उसके बाद आइसोलेशन ऑफ रेस्परिन, क्यूनिन, क्यूनिडीन। आइसोलेशन ऑफ रेस्परिन, क्यूनिन एंड क्यूनिडीन आर द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये जो ड्रग है हमारे रेस्परिन, क्यूनिन और क्यूनिडीन 20th सेंचुरी के सिग्निफिकेंट हमारी डिस्कवरी रह चुके हैं। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी। अभी हमने देखा डेफिनेशन के बारे में, है ना, और उसके क्रूड ड्रग की स्टडी के बारे में, कौन कौन सी बेसिक की पॉइंट्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री के बारे में देखा। अब हम ये जान लेते हैं थोड़ा कि उसका स्कोप क्या है, क्यों मतलब ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज हैं फार्मेसी के जहाँ पे फार्माकोगनोसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और किस तरीके से जो भी मेथड्स हैं हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है पहला पॉइंट? द स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी इज ब्रॉड as it encompasses various disciplines related to the discovery, study and development of natural products for medicinal purpose। तो हम जब फार्माकोगनोसी की बात कर रहे हैं, जब हम फार्माकोगनोसी की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे समझ जाएं कि हम यहां पे नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपका टर्म फार्माकोगनोसी आ जाता है, आपको तुरंत ये समझ जाना है कि यहां पे नेचुरल सोर्स से मिले हुए ड्रग के बारे में बात की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी सिंथेटिक मेडिकेशन की बात नहीं होगी। जहां भी फार्माकोगनोसी टर्म आ जाए आपको समझ लेना है कि यहां पे नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में, नेचुरल ड्रग्स के बारे में बात होनी है। तो क्या कह रहा है ये कि फार्माकोगनोसी किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में हेल्प आता है, ये देखते हैं। कौन कौन से ब्रांचेस में हेल्प कर सकता है ये फार्मास्यूटिकल साइंसेस के? पहला पॉइंट है हमारा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में, यानी कि नए ड्रग का डिस्कवरी और उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हर्बल मेडिसिन में, मतलब हर्बल मेडिसिन के डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकता है, इसका स्कोप है। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, डी.फार्म फर्स्ट ईयर में ही सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपने केमिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है फाइटोकेमिस्ट्री, है ना। तो फाइटोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है? फाइटो प्लस केमिस्ट्री। तो आप यहां पे देख रहे हैं फाइटो, फाइटो वर्ड का मतलब होता है प्लांट, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स के बारे में स्टडी करना, यानी कि प्लांट से मिला हुआ केमिकल्स की स्टडी करना इज नोन एज फाइटोकेमिस्ट्री, है ना। नेचुरल ड्रग्स के अंदर जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं उनकी कंप्लीट स्टडी किसके अंदर करते हैं? फाइटोकेमिस्ट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इन फार्माकोगनोसी। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है, जैसा कि मैंने बात किया था कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो सकता है फार्माकोगनोसी में? प्लांट टिश्यू कल्चर, कहने का मतलब है कि कोई ऐसी ड्रग है जो सिर्फ ठंड के मौसम में ही उत्पादन की जा सकती है, और लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट हमें अगर गर्मी के मौसम में होगी तो क्या ये चेन ब्रेक हो जाएगी, मार्केट में उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी इन फार्माकोगनोसी है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है मरीन फार्माकोगनोसी, फिर उसके बाद है न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स।
न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेस्यूटिकल्स में भी फार्माकोगनोसी का बहुत बड़ा रोल है। और ये जैसे बेसिकली ये दिखाता है कि जैसे हम खाना खाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे बॉडी के ग्रो के लिए, है ना, हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये फूड्स की बहुत मतलब इंपॉर्टेंस है। वैसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये भी फूड प्रोडक्ट ही होते हैं, लेकिन थोड़ी इसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है। इन्हीं का इस्तेमाल हम डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए भी के लिए किया जाता है, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। क्वालिटी कंट्रोल एक वर्ड है, कहने का मतलब ये है कि आपने नीम से निम्बिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया, उसका प्रिपरेशन बनाया और मार्केट में भेज दिया। नहीं, मार्केट में जाने से पहले उसकी क्वालिटी कंट्रोल होगी, यानी कि उसकी क्वालिटी चेक होगी कि ये सही बना है, ये इसका एफिकेसी रेट कितना है, नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं है, ये बॉडी में जाएगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखाएगा या फिर दिखाएगा तो कितना दिखाएगा, ये प्रॉपर तरीके से पैरामीटर्स को फॉलो करके बनाया गया है कि नहीं। ये सारी क्राइटेरिया जो है इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर चेक्स होती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है पैरामीटर्स जो जो यूज़ किए गए हैं उसको बनाने के लिए, वो सारी चेकिंग आउट करते हैं हम इसी टर्म्स के अंदर, ठीक है। एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च को हम समझ सकते हैं किस तरीके से कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, आप डी फार्म फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए एक क्रूड ड्रग्स के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में मेडिसिनल वैल्यू है किसकी ज़्यादा है, सिंथेटिक्स की या फिर नेचुरल ड्रग्स की, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहां से हमारा स्टार्ट होता है जो जो अभी हमने 8 पॉइंट्स देखा था, थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं कि ये होता क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। फार्माकोग्नोसी इज एसेंशियल इन आइडेंटिफाइंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू थेरेपेटिक एजेंट। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें नेचुरल सोर्स से ड्रग्स मिल रहा है, क्रूड ड्रग्स मिल रहा है, उन क्रूड ड्रग्स को डेवलप करना किसमें, ये जो थेरापेटिक एजेंट है, यानी क्रूड ड्रग को हमारे थेरापेटिक एजेंट में डेवलप करना जो है वो हम किसमें देखते हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में। यानी कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का हम यहां से ये देख सकते हैं कि अगर कोई क्रूड ड्रग है, अब उसका इस्तेमाल करना है हमें, तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करें, किस प्रिपरेशन में बनाएं कि वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो और उसका थेरापेटिक इफेक्ट जो है और इन्हांस हो सके, तो उस चीज को भी हम इसमें देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम नए ड्रग्स की भी खोज और डेवलपमेंट उसका देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हर्बल मेडिसिन। Pharmacognosy contributes to the evaluation, standardization and regulation of herbal products, ensuring their quality, safety and efficacy। बहुत मेजर पॉइंट्स है ये तीनों, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। कहने का मतलब ये है, पहले पॉइंट में अगर आपने ड्रग डेवलप कर लिया, क्रूड ड्रग्स लिया आपने, उससे एक हर्बल ड्रग बना लिया आपने, उसको डेवलप कर लिया आपने, तो अब क्या आती है उसके कंज्यूम के बारे में अगर हम बात करें, तो कंज्यूम करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में, उसके एफिकेसी के बारे में। अगर इन्हीं तीनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन कर दे तो एक टर्म निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग, है ना। उसको इवेल्युएट करना कि भाई वो कितना पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है बॉडी के ऊपर और कितना नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव इंपैक्ट उसका कम और नेगेटिव ज्यादा है, तो भाई वो ड्रग तो पास ही नहीं कर रहा है, तो हम उसको ले ही नहीं सकते, है ना। तो और वो कितना सेफ है, तो ये सारी जब हम इवेल्युएट करते हैं ना किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, मेडिसिनल ड्रग को बनाने के लिए, तो फार्माकोग्नोसी भी उसमें मेजर रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री, तीसरा पॉइंट है हमारा फाइटोकेमिस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया, केमिकल एनालिसिस ऑफ प्लांट, फाइटोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा स्कोप है फार्माकोग्नोसी का, जिसके अंडर हम क्या देखते हैं, किसी भी प्लांट से या किसी भी नेचुरल सोर्स से मिले हुए क्रूड ड्रग्स में जो भी आपका ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम से जाना जाता है, जो प्लांट्स में पाया जाता है, उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं,
फाइटोकेमिस्ट्री में, या केमिकल, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं हम लोग, केमिकल एनालिसिस ऑफ प्लांट्स। क्या बोल रहा है ये, फाइटोकेमिस्ट्री अ सब फील्ड ऑफ फार्माकोगनोसी इन्वॉल्व्स द आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन कह लो आप, जो कि मैंने बताया एक्सट्रैक्ट करना, ये कैरेक्टराइजेशन एंड स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में मिले हुए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल प्लांट्स में मिले हुए केमिकल्स की जानकारी लेना ही किसके अंदर करते हैं हम लोग, फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इन फार्माकोगनोसी। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोगनोसी अप्लाइज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनके ऊपर क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत इंपैक्ट ले आते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस कहने का मतलब ये है कि ठंड के मौसम होते हैं, गर्मी के मौसम होते हैं, और ये बरसात के मौसम होते हैं ना। तो इस पे क्या होता है कि बहुत सारे क्रूड ड्रग्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड क्लाइमेटिक में ही उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो ठंड के मौसम में मिलते हैं, कुछ ड्रग ऐसे हो मतलब कल्टीवेट कर सकते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनको बरसात के मौसम में कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेट का मतलब मैंने बताया था, उसको उगाना, और कुछ होते हैं जो गर्मी के मौसम में ही होते हैं। तो सपोज करिए कोई ऐसा क्रूड ड्रग है जिसका कल्टीवेशन हम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही कर सकते हैं, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो उसका है, टेम्परेचर उसके लिए थोड़ा सा मतलब नॉर्मल चाहिए, मतलब बिटवीन 250 मतलब 50 के अराउंड या उससे कम में होने चाहिए डिग्री सेल्सियस के। तो क्या वो ठंड के मौसम में हम उसे नहीं उगा सकते हैं किसका, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी, यानी इन विट्रो मेथड ऑफ कल्टीवेशन। यहां पे एक नया वर्ड आया है, इन विट्रो। इन विट्रो का कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट बनाना, यानी कि ठंड के मौसम में अगर हम ऐसी मेडिसिन या क्रूड ड्रग कल्टीवेट कर रहे हैं जो गर्मियों के मौसम में मिलती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होगा जिसमें हम ये ऐसा कर पाए उस इन्वायरमेंट को कि वो असेंबल करे एकदम जो हमारे गर्मी के मौसम में होता है, जैसा क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट को हम लोग एक ठंड के मौसम में भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वैसा क्लाइमेट बनाना, इन विट्रो उसी को कहते हैं। मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस को प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बनाना, फिर उसके बाद उस क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन करना, यानी उगाना। ठीक है, तो उसमें उसे क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये क्यों की जाती है, टू प्रोड्यूस मेडिसिनल कंपाउंड इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंट सप्लाई। मतलब जो मेडिसिन की सप्लाई है, क्रूड ड्रग की सप्लाई, वो रुकनी नहीं चाहिए, और इसके लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक टेक्निक आता है प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसका इस्तेमाल करके जो भी हमारा क्रूड ड्रग्स है उसकी हम लोग कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, मरीन फार्माकोगनोसी। क्या कह रहा है ये, फार्माकोगनोसी एक्सटेंड टू द स्टडी ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड कोरल्स विच हैव शोन पोटेंशियल इन ट्रीटिंग डिजीज सच एज कैंसर, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें मरीन सोर्स से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड कोरल्स, इससे क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। इससे हमें कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं। बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या होता है, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि बायोएक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ थेरापेटिक इफेक्ट लाते हैं। थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जैसे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वैसे होती है, वैसे ही ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को थेरापेटिक एक्टिविटी कहते हैं। और थेरापेटिक एक्टिविटी कौन दिखाएगा, यही बायोएक्टिव कंपाउंड दिखाएगा। ठीक है, तो मरीन फार्माकोगनोसी यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें मरीन सोर्स से मिलता है, जैसे एल्गी और कोरल्स, और जो पोटेंशियल रखते हैं कुछ उसमें ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो कि जिसका इस्तेमाल की जाती है किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में और इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसा हमने बताया कि हमारी बॉडी की नीड होती है फूड,
बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे, हम हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ सके, हम हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रो हो सके, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, है ना। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हमारा फंक्शनल फूड होता है, ये वर्ड यूज किया यहां पे, फंक्शनल फूड, ठीक है। फंक्शनल फूड्स जो होते हैं, फार्माकोग्नोसी contributes to the development of nutraceutical food product that provide health benefit beyond basic nutrition। फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमें बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शनल फूड्स होते हैं जो किसके अंडर में आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंडर में आते हैं, वो हमें बेसिक न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में उनकी कुछ थेरापेटिक वैल्यू भी होती है। कहने का मतलब ये है कि हम उसका इस्तेमाल किसी भी डिजीज का रोकथाम यानी प्रिवेंशन, क्योर या उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। कॉस्मेस्यूटिकल्स क्या कहता है, कॉस्मेस्यूटिकल्स कहते हैं, सिंपल सा बोलो तो कॉस्मेटिक्स, है ना। कॉस्मेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो पाउडर्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, लिपस्टिक्स आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक हैं जो डेली बेसिस पे बॉयज़ भी इस्तेमाल करते हैं, पाउडर्स का गर्ल्स भी इस्तेमाल करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जो सिंथेटिक्स हैं, और तो सिंथेटिक्स का मैंने बताया कि सबसे उसका डिसएडवांटेज ये है कि उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो जो ये हमारा फार्माकोग्नोसी है ना, ये बहुत उसमें रोल प्ले करता है कि कॉस्मेस्यूटिकल्स इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट। नेचुरल इंग्रेडिएंट ये वर्ड बहुत मायने करता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट का मतलब जो हमें प्राकृतिक चीज़ों से मिलती है, प्रकृति से मिलता है, प्रकृति से मिली हुई चीज़ों का जो इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे वो बेनिफिशियल हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एज कंपेयर पॉजिटिव इम्पैक्ट वो कम होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है, जिनके साथ साथ इनका एक प्लस पॉइंट और होता है कि ये थेरापेटिक इफेक्ट भी रखते हैं, है ना। तो कॉस्मेस्यूटिकल्स में इनका रोल प्ले ये है कि सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करके, लैब में बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करके, केमिकल से बना हुआ चीज़ों का इस्तेमाल ना करके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की प्लस पॉइंट क्या होती है कि वो थेरापेटिक इफेक्ट भी रखते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स के कॉस्मेटिक्स भी और लाभ का लाभ भी, है ना। तो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए क्या हो गया, सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करना या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या करता है, इसका बेसिक पॉइंट क्या है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको डिस्कस किया कॉस्मेस्यूटिकल्स के बारे में, ठीक है। कॉस्मेस्यूटिकल्स में क्या हो रहा है कि कॉस्मेटिक्स हम बना रहे हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे, और वो अगर हमने बना दिया तो डायरेक्ट हम मार्केट में नहीं ले जा सकते उसे, उसके पहले उसकी क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन होगा। अब ये क्या करेगा, उसकी इंश्योर करेगा कि वो सेफ है कि नहीं है, उसकी एफिकेसी रेट कितनी है ना, ये सारी चीजें वो इंश्योर करेगा। क्या कह रहा है ये, फार्माकोग्नोसी इज इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, इंश्योरिंग दैट हर्बल मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर प्योरिटी, पोटेंसी एंड सेफ्टी, ठीक है। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन बना रहे हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि वो कितने सेफ़ हैं या कितने प्योर हैं, या फिर उनकी पोटेंसी कितनी है, वो प्योर कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एजुकेशन एंड रिसर्च। Pharmacognosy is an important subject in the education of pharmacists and healthcare professional, providing knowledge about the therapeutic properties of natural substance। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है कि जो फार्मासिस्ट हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, या ये फार्माकोग्नोसी जो ये हेल्प करता है कि मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में उनको नॉलेज हो जाए, तो वो क्या करेंगे, नेचुरल ओरिजिन से मिले हुए ड्रग को एक्सप्लोर करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, और पेशेंट को वो यूज़ करने में सहायता करेंगे कि आप इसका इस्तेमाल करें। क्यों इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट कम होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट कहने का मतलब ये होता है साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट आता है एक वर्ड
एक आता है एडवर्स इफेक्ट। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में जाने तो साइड इफेक्ट वह इफेक्ट होता है ड्रग की जो हमें नोन होता है। जैसे आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको डॉक्टर बोलता होगा कि आप ये दवा लेंगे तो हो सकता है आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपको नोजिया का मतलब वॉमिटिंग नहीं होगा लेकिन फीलिंग आएगी कि अब उल्टी होने वाली है। वॉमिटिंग का मतलब उल्टी होना होता है। तो अब आपको ये फील होगा कि उल्टी होने वाली है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, नोजिया। और डॉक्टर आपको पहले ही मतलब इजाज कर देगा कि भाई देखो ऐसा है कि हो सकता है आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके साथ गैस की जो प्रॉब्लम होगी उसको मास्क करने के लिए वो आपको एक डीएसआर चलवा देगा खाली पेट खाने के लिए, है ना। नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको वोमिकाइंड दे देगा आपको कि भाई आपका दिक्कत आएगी तो इसे खा लेना, अदरवाइज इसे मत खाना, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो साइड इफेक्ट होता है वो हमें पहले से ही नोन होता है। ये अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होता है ड्रग का जिसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं अननोन इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब सपोज करो तुमने ड्रग लिया, अब वो अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, हो सकता है जो उसके साइड इफेक्ट जो आपको पहले से डॉक्टर ने बताया था दिख सकता है, आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी इफेक्ट आ जाए जिससे आप अवेयर ना हो, ना ही डॉक्टर अवेयर, ना ही डॉक्टर ने आपको अवेयर कराया है, हो सकता है डॉक्टर भी अवेयर ना हो, ठीक है। तो वो जो इफेक्ट आ रहा है ना, वो जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव इंपैक्ट ही आए, वो नेगेटिव इंपैक्ट ही होता है। तो वो इफेक्ट कौन सी इफेक्ट कहलाती है, एडवर्स इफेक्ट कहलाती है। तो ये था आपका ऑल अबाउट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 1 के बारे में। अब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे चैप्टर 2 के बारे में, और आपका जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।